नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने आज सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। ये धरना कथित तौर पर पेलेट गन से पीड़ित साहिल लोचाब के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग पर है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि एफआईआर दर्ज होने तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर अराजकतावादी होने का आरोप लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं का आरोप है कि वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस पार्टी अब ड्रामा कर रही है। कितना दम है इस आरोप में? गौरतलब है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर के पुलिस एक्शन और हिंसा समेत पूरे देश में छात्र प्रदर्शन के दौरान सामने आए मामलों की जांच के लिए एक 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है। लेकिन इसके बावजूद आज ये मामला इस तरह से उठ रहा है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के आज हल्ला बोल में लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर पैलेट गन से फायरिंग के आरोपों का मसला राहुल गांधी पहले से उठा रहे थे, लेकिन आज सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। धरने पर राहुल गांधी की ये तस्वीरें दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर की हैं। जिस साहिल लोचाब के पैलेट गन का शिकार बनने का दावा है, उन्हें लेकर थाने पहुंचे राहुल गांधी ने पैलेट गन से फायरिंग पर एफआईआर की मांग की। जुलाई में ही साहिल लोचाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा किया कि साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे घुसे हैं। सबूत ये है, देखिए ये है पहले मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर साहिल की आंखों में 3 छर्रे और दिल के पास भी पैलेट गन का जख्म होने का दावा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। आज राहुल गांधी सबसे पहले कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां वो ये जानकारी लेने आए थे कि पैलेट गन को लेकर कार्रवाई का अपडेट क्या है। कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन से वो संसद मार्ग थाने पहुंचे। वहां उनकी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नूपुर प्रसाद और नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात हुई। जब राहुल गांधी की मौजूदगी में साहिल लोचाब की शिकायत ले ली गई, लेकिन मामला कोर्ट में होने की बात कही गई, तो राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी दूसरी बार धरने पर बैठे हैं। 21 जुलाई को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया था। राहुल की इस राजनीति को बीजेपी अराजक कह रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक पोस्ट में लिखा, धरना नायक राहुल गांधी पेशेवर अराजक बन चुके हैं। इनका न कोर्ट में विश्वास है, न पार्लियामेंट में विश्वास है। वरिष्ठ बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि ये राहुल गांधी का कैमराजीवी ड्रामा है। राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख। पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी का ये दांव जंतर मंतर मसले पर पैनल बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद सामने आया है। 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति छात्र विरोध को लेकर न सिर्फ जंतर मंतर बल्कि देश की अन्य जगहों पर जरूरत से ज्यादा पुलिस बल के इस्तेमाल की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई ये कमेटी सुरक्षा बलों से हुई हिंसा के आरोपों की भी जांच करेगी। इन्हीं परिस्थितियों में राहुल गांधी का अन्याय के विरुद्ध न्याय के युद्ध का दांव राजनीतिक आर पार का मसला बन गया है। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहाँ से निकलेंगे। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज किया गया था, वो तो जनरल एफआईआर था। ये साहिल ने मांग की है और उन्होंने सबूत दिखाया, अपनी आंख गंवाई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी।
20 जुलाई को साहिल लूचाब के अलावा 2 अन्य लोगों के पैलेट गन से घायल होने का दावा हुआ है। आज तक ब्यूरो तो साहिल को लेकर बैठे हैं, पैलेट गन के निशान दिखा रहे हैं, उनकी आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी गई है। अब क्या करेगी आप? देखिए अंजना जी, जो वंदे मातरम का अपमान करते करते कांग्रेस पार्टी एक चक्रव्यूह में फंस चुकी है, आज वही कांग्रेस पार्टी अपने एक नेता को पुलिस थाने भेजती है एक नया स्वांग रचने के लिए, ताकि देश का ध्यान वो वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी से हटा सके। विषय ये है कि जब पुलिस की व्यवस्था से ये कहा गया है कि प्रोब अंडर वे है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य इस विषय पर दे दिया है, तो क्यों अपनी राजनीतिक फायदे के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं राहुल गांधी हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस पर? लेकिन स्मृति जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी राजनीतिक फायदा उठाएगी? वो ये कहेगी हम कि उन बच्चों की आवाज बन रहे हैं, उन लोगों की आवाज बन रहे हैं। कहा ना एक वाक्य अंजना जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाएंगे? यही सत्य है, लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर। वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? पुलिस की वर्दी पहनने वाले हमारे महिला पुरुष जितने भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस बल है, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जैसा कि आपने स्पष्ट रूप से कहा, क्या ये राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी है और उनके नेता इस हद तक जाएंगे कि अब लांछन देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर लगाएंगे? आपको क्या लगता है अंजना जी, देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज अपनी यूनिफॉर्म क्या इसलिए पहनती है कि वो देश के नागरिक के साथ अन्याय कर सके? ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश के इतिहास में। तो जब इन्वेस्टिगेशन वर्तमान में चल रही है, तो ऐसी क्या जरूरत है राहुल गांधी को, जब कंट्रोवर्सी चरम पर है वंदे मातरम की, कि वो आज जाकर वहां बैठे हैं? और वो इस विषय पर कितने संजीदा है अंजना जी, वो इस बात से भी दिखाई देता है कि वर्तमान में अगर आप इंटरनेट पर देखें तो राहुल गांधी इस व्यक्ति के साथ बैठकर दूसरे लोगों पर टॉफियां फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। क्या आपको ये संजीदा राजनीतिक दल के संजीदा नेता का स्वरूप लगता है? लेकिन सरकार मुश्किल में तो घिर गई है। बिल्कुल नहीं। सरकार में, मैं सरकार के प्रतिनिधि के नाते आज नहीं बोल रही हूँ, मैं भाजपा के एक कार्यकर्ता के नाते बोल रही हूँ। भाजपा का अधिकृत बयान निश्चित रूप से आपके पास आया है। सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सरकार ने अपना स्पष्ट रखा है एक मंतव्य। सरकार ने परामर्श करके सारी तहकीकात के लिए जितना समर्थन चाहिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, वो भी व्यवस्था की है। सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी जी, आपने 2 शब्द मेरे पकड़े कि राजनीतिक फायदे की बात। मेरा ये अर्थ था कि वहां पर जब वो किसी, भाई इंसाफ की बात वो सारे लोग कर रहे हैं जो कि जंतर मंतर पर जिनको लग रहा है उन पर लाठियां चली, जिन पर भी हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को कभी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आक्रमण हुआ उनके इंसाफ के लिए बैठते देखा है? आरएएफ पर्सनल पर जो हमला हुआ उसके इंसाफ के लिए अपने राहुल गांधी को कभी देखा है? इस घटनाक्रम में कभी भी राहुल गांधी एक वाक्य भी बोले कि दिल्ली पुलिस के पुलिस बल पर आक्रमण नहीं होना चाहिए था, उनका माथा नहीं फोड़ा जाना चाहिए था? एक शब्द बोले? लेकिन स्मृति जी, दिस इज क्लियरली अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज चूजिंग साइड्स। नो, नॉट एट ऑल। द भारतीय जनता पार्टी इज ऑन द साइड ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, एक सवाल, जस्टिस। ठीक है, एक सवाल। If Rahul Gandhi chooses to serve a lie for his political purpose, that is his right. लेकिन देखिए, But in this entire incident, अंजना जी, आपने इस पूरे विषय को इतने दिनों से कवर किया, आपको राहुल गांधी का एक वक्तव्य मिला है क्या कि पुलिस की वर्दी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पैरामिलिट्री सर्विस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था? नहीं मिला हो। तो अगर वो सच्ची में न्याय के पक्ष में है, तो क्या राहुल गांधी की डिमांड ये नहीं होनी चाहिए थी कि पूछो पुलिस वालों को किसने मारा? यही मेरी बात है। पॉलिटिकली आपको पूरा हक है कि आप इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन वो दूसरे पक्ष का मुद्दा उठा रही है ना, वो भी तो मुद्दा उठा रहे हैं। पॉलिटिकल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी इंसाफ की तलाश में है। तो क्या इंसाफ की तलाश की वो यात्रा इसको सम्मिलित नहीं कर सकती क्या? आपको राहुल गांधी कहीं भी धरने पर दिखे ये कहते हुए कि बताओ पैरामिलिट्री को, पुलिस को किसने मारा? नहीं मिलेंगे आप। लेकिन मेरा प्रश्न पुनः है कि अगर वो इंसाफ के पक्ष में है, तो क्या पैरामिलिट्री सर्विसेज को, पुलिस को किसने मारा? पुलिस बल के बच्चों ने तो अपना एक
वहां पर शायद दिल्ली के किसी एक जगह पर ये भी कहा कि वो भी तो नौजवान है जिनके माता पिता पुलिस बल में सर्व करते हैं, उनके लिए क्या राहुल गांधी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। इंसाफ को आप छिन्न भिन्न नहीं कर सकते ना, परतों में नहीं देख सकते। स्मृति जी, अगला तो सवाल जब मेरा तक आपसे इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक एक पुलिस बल को, पैरामिलिट्री सर्विस को लांछित कैसे कर सकते हैं? लेकिन हाल मैं के पुनः कहती हूँ जी। कि वंदे मातरम के विषय पर वो घिर रहे थे तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। अभी आप सबके सामने बैठे हुए हैं ना, तो उनसे जाके पूछिए, वो थे ना कांग्रेस हेडक्वार्टर में जब वंदे मातरम पूरी तरह से नहीं गाया जाएगा, श्रीमती गांधी ने रोका, तो वो क्या रोका उन्होंने? ये जो सज्जन चुनाव में आके अपना गोत्र बताते हैं, इनकी उपस्थिति में वंदे मातरम को मना किया गया गाने से पूरा का पूरा। उसमें क्या वंदना थी कि हम माँ भारती को दुर्गा स्वरूपा मानते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। तो लक्ष्मी जी, माँ भारती का सम्मान और हमारे हिंदुस्तान की जनता माँ भारती को एक विद्या का स्रोत मानती है। इन सब चीजों पर अंकुश लगाया सोनिया जी ने। लेकिन अब राहुल गांधी जी चुप क्यों थे? आप लोग इसको तब भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बोलना चाहिए था कि माता जी आप जो कर रही है वो गलत है। क्यों नहीं बोले? ये एलओपी है ना। तो जिस संसद ने वंदे मातरम का सम्मान किया, उसका पूरा का पूरा सम्मान एलओपी क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए धरने पे क्यों नहीं बैठे कि भाई मुझे जाना है मंदिर और आप यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में दुर्गा माँ का अपमान कर रहे हैं? क्यों नहीं बैठे? और कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कह रही है पहले कि नहीं, खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रहे थे। राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला कि अरे झूठ बोल रहे हो, माता जी को सच्ची में रोकना था वंदे मातरम? और ये पहली बार नहीं है। वंदे मातरम की सेंटिनरी सेलिब्रेशन जब चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के सेवा दल ने कार्यक्रम आयोजित किया था। जब यूपीए की सरकार थी तब भी उस आयोजित कार्यक्रम में सोनिया जी नहीं गई, उन्होंने उसका भी बहिष्कार किया था। तो ये सारे मुद्दे ना उठे। नहीं तो अब उनका तो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है स्मृति जी, मैं वही तो कह वो रही हूँ। दो ही स्टैंड गाएंगे। ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या अब बॉल आपके कोर्ट में नहीं है कि कह दिया, सुनिए ठीक ना, है, पार्टी का स्टैंड क्या है अंजना जी, कि नेहरू जी ने कह दिया तो हम दो ही छंद गाएंगे, ठीक है? तो नेहरू जी ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये भी पत्र में लिखा था कि जिन्ना की ये डिमांड है कि गौ हत्या होनी चाहिए इस देश में। और मैं, ये पत्र है रिकॉर्ड पे, आप नेहरू आर्काइव से निकाल सकते हैं 1938 का। जीबी पंत को नेहरू जी ने लिखा कि हम कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लेंगे अगर जिन्ना साहब को काउ स्लॉटर करना है, गौ हत्या करनी है। तो अगर नेहरू जी की वो बात मानने को तैयार है जिन्ना के पक्ष में कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाना, तो क्या आज कांग्रेस के मुख्यालय में खड़े होकर सोनिया जी ये बोल सकती हैं कि नेहरू जी की ये बात भी मुझे समर्थन देनी है? बोलिए ना। अब ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी, ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन वापस विषय पर आते हैं। एक सवाल, अच्छा बोलिए। देश का कानून ये कहता है कि वंदे मातरम का पूर्णतः गायन हो। वो कानून इतिहास के डब्बे में सोनिया जी डाल सकती हैं, उनको क्या विशेषाधिकार है? 1950 में हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि वंदे मातरम का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना जन गण मन का। तो क्या अब वो राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ भी बोलेंगे कांग्रेस मुख्यालय से? इसलिए ये सारे प्रश्न देश में जब खड़े हो रहे थे तब इन्होंने सोचा कि चलिए आज मैं जाकर लोगों का ध्यान थोड़ा आकृष्ट करता हूँ किसी और विषय पर जिसपे प्रोब चल रही है। ऐसा नहीं है प्रोब नहीं चल रही, प्रोब चल रही है। वंदे मातरम पर आपने कहा कि वंदे मातरम से क्योंकि डिफ्लेक्ट करना है उनको मुद्दा, और राहुल जी तो अंजना जी आप कह रहे हैं वो इंसाफ तलाशने निकले हैं, तो वंदे मातरम के लिए इंसाफ क्यों नहीं तलाशा उन्होंने? कांग्रेस हेडक्वार्टर में खड़े थे वहां। पर अब तो बॉल आपके कोर्ट में है। अगर उन्होंने नए कानून में संशोधन के बाद उसका उल्लंघन किया है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। ऐसा है अंजना जी, वंदे मातरम कोई बॉल नहीं है यहाँ से वहां पॉलिटिकली उछल लो। ये हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की एक पुण्य निशानी है, पुण्य जय घोष है। ये आपकी मेरी विरासत है एज नागरिक, ये किसी की बपौती नहीं है। और देश की संसद जब इस पे अपना एक वक्तव्य रखती है या अपना एक निर्णय रखती है तो नागरिक होने के नाते ना गाती वो चार छंद, अपमान करने का अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया था। चलिए हमारे थे वहां पे, तो इंसाफ के लिए वहां भी लड़ते ना।
केरला में तो ऑफिशियल कार्यक्रम में नहीं हुआ है वंदे मातरम। भाई केरला में तो ऑफिशियल कार्यक्रम में इन्होंने 15 गौ अगस्त। की हत्या भी की है ना। अब सवाल है कि फिर 1923 में अंजना जी, हाँ। क्योंकि इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, 1923 में काकीनाडा सेशन में कांग्रेस के तब के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलाना साहब थे। तब जिन्ना ने खड़े होकर बोला था वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। सरदार पटेल, शायद आप चेक कर सकते हैं, उस वक्त थे सेशन में। तो महाराष्ट्र के एक गायक ने खड़े होकर जिन्ना का विरोध किया और कहा कि ये मंच किसी धर्म विशेष का नहीं है, राष्ट्रीय मंच है, और उन्होंने जिन्ना के खिलाफ जाकर वंदे मातरम पूरा गाया। तो आप मुझे कह रही हैं एक मराठी सिंगर में इतनी हिम्मत थी कि वो जिन्ना को चुनौती दे दे, और नेहरू जी में नहीं थी। खैर इसका जवाब देने के लिए तो अभी उस पर मैं तो नहीं आपको बता सकती हूँ जवाब, लेकिन वही तो वापस कह रही हूं, आज के जिसको विषय जवाब देना जी। चाहिए वो तो टॉफियां फेंक रहा है अभी। स्मृति जी, एक सवाल जी। सीधा है। जंतर मंतर के दौरान एक आंदोलन हुआ और देश में कई लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी। पेपर लीक का मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। अब वो जो उसमें कुछ उत्पाती घुस गए थे, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है, स्टेटेड। बट उसके बाद से अब जो ये एक एक करके ऐसे लोगों को मुद्दा को उठा रहे राहुल गांधी, तो आपके लिए भी तो मुश्किल तो हो रही है ना कि भाई कैसे नहीं, जवाब बिल्कुल है, देंगे। अंजना जी। पेलेट गन पर सुनिए ना, बिल्कुल मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, मेरा हाँ, सवाल बिल्कुल। खत्म नहीं हुआ है। इसमें बस इतना बता दीजिए, देश की जनता आपको सुन रही है लाइव, जी। पेलेट गन का सच क्या है, और ये देखिए, जांच के लिए क्या कोई मैं टाइमलाइन है कि आपकी- पुलिस कब तक जी, बता मैं देगी, एक- ताकि लोगों को एक एक आश्वासन मिले। जी बिल्कुल, आपको मैं इतना कह दूं ना, आप इन्वेस्टिगेट कर रही है ना मैं, तो सच तो तभी आएगा जब तथ्य और सारा एविडेंस सामने आएगा। क्या उससे पहले मैं देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज को दोषी करार दे दूं? क्या आपको पता है तथ्य क्या है? मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो इन्वेस्टिगेशन ना आप कर रही है ना मैं कर रही हूं। और रही बात एजुकेशन के सिस्टम के सुधार की, मैं शिक्षा मंत्री थी 2014-15 में अंजना जी, जब नई शिक्षा नीति लिखी जा रही थी। बिल्कुल। राहुल जी एक बार नहीं आए चर्चा करने कि भाई मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा था। कपिल सिब्बल जी, पल्लम राजू, जो यूपीए के कार्यकाल में मंत्री थे, उन्होंने भी, मैंने उनसे स्वयं फोन उठा के बात की थी कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान है तो आप कृपया करके हमको बताइए। नहीं बताया था। आज भी कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उनके पास नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि सुधार के लिए किसने प्रयास किए, नरेंद्र मोदी ने निश्चित किए। आपने देखा उन्होंने टास्क फोर्स बनाए, वो संवाद में रहे सीधा छात्रों के साथ। लेकिन जो इस वक्त बैठे हैं आपके कैमरा का जो मैं स्क्रीन देख रही हूँ, उन्होंने क्या एक बार भी कोई कंस्ट्रक्टिव सिटीजन के नाते या पार्लियामेंटेरियन के नाते योगदान दिया? नहीं। दूसरा, मैं उस जगह पर सांसद के नाते सेवा दे चुकी हूँ जहां से मेरे टर्म से पहले सीधा राहुल गांधी थी, जहां देश के 2 प्रधानमंत्री आ चुके हैं, जहां सोनिया जी आ चुकी हैं। वहां पर बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। पहली बार वहां पर टेबल कुर्सी 500 से ज्यादा स्कूलों में हमारी सरकार ने लगाई। तो इनका एजुकेशन का क्या इतिहास है, उसका मैं प्रमाण आपको दे सकती हूँ। आज भी अमेठी में गेस्ट हाउस है सरकारी जमीन पर, जो राहुल जी ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया अपने लिए, जबकि वो जमीन उन्होंने ये कहकर ली थी कि वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। वो जमीन खाली नहीं की, वहां पर आज मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी की सरकार बना रही है। तो शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा करनी होगी तो मैं चर्चा से इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन अगर प्रमाण देना होगा अंजना जी, तो प्रमाण देने के लिए मैं स्वयं अमेठी की पूर्व प्रतिनिधि के नाते भी प्रमाण दे सकती हूँ। क्योंकि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मौका मिलता है ना, पार्लियामेंटेरियन के नाते कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो मौका जनता ने राहुल जी को भी दिया था अमेठी से। नहीं बना स्कूल, वहां का पहला सैनिक स्कूल नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया, वहां का पहला केंद्रीय विद्यालय नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। तो शिक्षा पे चर्चा स्वाभाविक है। चेंजिंग डेमोग्राफी है, मार्केट्स की डिमांड अलग है, युवा के एस्पिरेशंस नए हैं। लेकिन आप अगर कंट्रीब्यूट ना करना चाहें, जबकि मौका है हम सभी पॉलिटिशियंस के पास कि हम कंट्रीब्यूट करें, तो प्रश्न राहुल जी से करना चाहिए। राहुल गांधी भी नई ताकत के साथ आजकल अपने आप को हर जगह जमीनी लड़ाई में उतार रहे हैं। उनके इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखती हैं? मैं पहले भी कहती थी कि ये मौका परस्तों की पॉलिटिक्स है। मैं पहले भी कहती थी ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। मैं पहले भी कहती थी कि ये हेडलाइन चेजिंग की पॉलिटिक्स है। मैं आज भी वही कहती हूँ।
आप मुझे बताइए, एक पॉलिसी पे कंस्ट्रक्टिव प्राइवेट मेंबर बिल इन्होंने कब चलाया? अगर इन मुद्दों पर वो गंभीर हैं, तो आप मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल दिखाइए, एक इंटरवेंशन दिखाइए जहां पर ये किसी मंत्री के साथ बैठकर इन विषयों पर इन्होंने विस्तार से कोई काम किया हो। मैं तो अमेठी का उदाहरण दे सकती हूँ, वो मेरा निजी अनुभव है। मैं तो शिक्षा मंत्रालय का अनुभव दे सकती हूँ, वो मेरा निजी अनुभव है। चलिए यहीं पर इस बातचीत का अंत करते हैं। स्मृति ईरानी जी, महासचिव महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद अंजना जी, बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर आ रही है जो लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे, क्योंकि ये बातचीत हमारी स्मृति ईरानी से कुछ देर पहले की थी। अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जिस वक्त हमने स्मृति ईरानी से ये बातचीत की उस वक्त ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ये 4 बजे के बुलेटिन में लगभग 4:10 पर ये लाइव इंटरव्यू उनके साथ हमने किया था, और अब लगभग 6 बजे के आसपास ये खबर आ गई है कि सचिन लोचब की ओर से दी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर है। राहुल गांधी और साहिल लोचाब डीसीपी ऑफिस में इस वक्त भी मौजूद हैं। हम आपको लिए चलेंगे मौके पर, जहां से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर स्टूडियो में हैं, और हमारे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। आखिरकार देखिए सुधांशु जी, इतनी देर का इंतजार हुआ, वो बैठे रहे, अड़े रहे, और दिल्ली पुलिस झुकी है। एफआईआर दर्ज आखिरकार उनको करनी पड़ी अज्ञात लोगों के खिलाफ। भाई जांच हो रही थी, एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत है? देखिए, जो कुछ राहुल गांधी जी कर रहे थे पूरे देश को समझना चाहिए। जब इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके कमेटी बना दी, तो उससे ज्यादा कौन समझदार हो गया भाई? मतलब वो अपने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे साहब? हम शहजादे हैं, हम फर्जंद अंजुमन साहिब आलम वली अहद सल्तनत हैं, हम जो है जलवा अफरोज होते हैं, वो आके बैठते थोड़े, बैठ के कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हो कुछ भी हो मेरे को तो करना पड़ेगा। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यानी अपने को पहले संसद को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम आधा गाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी, तो और जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है और ये ख्वाब सजोता है कि कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको यह नहीं पता कि अगर क्राइम ब्रांच को मैटर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो ज्यादा बड़ा होता है एक सामान्य पुलिस थाने नॉर्मल पुलिस से, उसके बाद वो कह रहे हैं कि साहब नहीं, हमें तो नॉर्मल पुलिस थाने में चाहिए। यानी ये कुछ वैसी बात हो गई कि अगर संसद में प्रस्ताव पारित हो जाए तो नहीं, मुझे विधानसभा में भी कुछ चाहिए। और मूल कारण क्या था अंजना जी? मूल कारण जानते क्या था? आज केरल में, क्योंकि भारत की पहली सरकार है जिसने की संसद से पारित होने वाला वंदे मातरम बिल्कुल नहीं गाया 15 अगस्त को, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने केरल में केरल बंद का आयोजन किया था, उससे डाइवर्जन करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग को कवर फायर देने के लिए, जहां से खुद सांसद मुस्लिम लीग के रहमो करम पे आते हैं, इसलिए वही चीज जो ये बार बार कह रहे थे, एक ड्रामा थिएट्रिक्स करने का इन्होंने दिखाया है। और जिस प्रकार के अनेक प्रकार के स्वांग ये दिखाते हैं, अब देश ये तय करें कि राहुल गांधी जी नादान है या शैतान है। सुधांशु जी, आप ही ने जलवे की बात की, तो जलवा तो ऐसे ही बनता है कि सुबह में एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, दोपहर में जब समझ में आए कि अब तो वो हिलने वाले नहीं है, तो फिर शाम होते होते एफआईआर दर्ज होती है। तो जलवा तो आप ही लोग बना रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं इंतजार कर रहा था इस सवाल का। ये जलवा बनाने के चक्कर में तो सब कुछ हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, संसद में थे तो सारा विपक्ष कहता था ना, बोलो इंडिया अलायंस का कौन व्यक्ति है साथ में? कोई इंडिया अलायंस का नहीं है। जलवा मुझे अपना दिखाना है और इंडिया अलायंस का हलवा बना देना है। ये सारे इंडिया अलायंस वालों को अपनी अलग अलग चूल्हे पे अलग अलग रोटी सेकनी है। संसद में मैंने एक नहीं कई बार बोला टीवी पर कि अगर ये ईमानदारी से छात्र हितों की बात करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस के लेटर हेड पे लिख के दें कि हम करना चाहते हैं। ना, आज के इस आंदोलन में बताओ भैया, मैं अभय जी से पूछता हूं, इंडिया अलायंस का कोई दूसरा ना? जलवा तो अपना दिखाना है, क्योंकि छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ अपना जलवा बनाना है, छात्रों को मोहरा बनाना है। चलिए इस पर जवाब दीजिए। सिर्फ अपनी सियासत को चमकाना है, छात्रों को मोहरा बनाना है। जब जांच का ऐलान पहले से कर दिया गया है, कमेटी बना दी गई है, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? 50-50 कोस दूर जब भारतीय जनता पार्टी का नेता चिल्लाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व कहता है कि चुपचाप हो जा, नहीं तो राहुल गांधी आ जाएगा। यह भय अच्छा है सुधांशु जी,
जो आपके चेहरे पर, आपके मन मस्तिष्क पर मतलब राहुल गांधी गब्बर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी गब्बर सिंह, ये गब्बर सिंह की तो सत्ता में सत्ता में आसीन है गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह टैक्स जो लगाता है। अब देखिए, वो एक बच्चा गुहार लगा रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है कि सरकार आपने पैलेट गन मारकर मुझे अंधा कर दिया, सैकड़ों छात्रों को, लाखों छात्रों को कील और कांटे की लाठियों से मारा, ठोकरों में कुचला गया, तो आप हमें न्याय दे दीजिए। 14 अगस्त से थाने थाने जा रहा था, उसकी गुहार नहीं सुनी गई। 18 अगस्त को सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट फाइल करती है दिल्ली की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस। अमित शाह जी वो कहते हैं 18 अगस्त को कि हमने एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं किया। किरण रिजिजू इस देश के मंत्री, वो कहते हैं कि कोई गोली नहीं चलाई। तो राहुल गांधी ने पूछा फिर वो गोली कैसे लगी? 200 छर्रे उसके शरीर में हैं, 200 छर्रों का क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? उसको आंखों से अंधा कर दिया, 3 छर्रे उसके हृदय के बिल्कुल पास है। क्या कसूर था उस मासूम का? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि प्रधानमंत्री जी मेरे उज्जवल भविष्य को रोंदिए मत, ये भर्ती और प्रवेश परीक्षा जो लीक हो रही है उसका न्याय कीजिए प्रधानमंत्री जी। क्या न्याय किया आपने? संजीव मुखिया की क्लीन चिट, देश के लोगों गौर से सुनिए, जिस दिन ये कानून लेकर आए पार्लियामेंट में, उस दिन संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी। इनकी सत्ता की सरपरस्ती में 2 विधायक हैं जो पेपर लीक के आरोपी हैं, 2 विधायक। इनका एक मंत्री उत्तर प्रदेश का खुलेआम मंच पर चढ़कर कहता है कि आओ सैकड़ों छात्रों, तुम्हारी भर्ती करा दूंगा, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, मेरे पास वेदी लाल है। क्या किया प्रधानमंत्री जी? उसका कुछ तो न्याय करना पड़ेगा। मतलब मणिपुर में निर्वस्त्र करके हमारी बेटियों को घुमाया जाएगा, तिल तिल कर तड़पाया जाएगा, आप उसकी सुध नहीं लेंगे। हमारे किसान भाइयों को करनाल से लेकर दिल्ली तक सिर फाड़कर लहूलुहान कर देंगे। क्यों? सिर्फ वो अपना हक मांग रहे थे कि 3 काले कानून प्रधानमंत्री जी वापस ले लो, जिस अमेरिकी शरद मराठे एक बार रिपोर्टर के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताइए, क्या अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और क्या इसके बाद अब ये धरना खत्म करेंगे राहुल गांधी? क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मिल रही हो अगर अब ठीक मिल रही। देखिए, इस वक्त प्रदर्शन यहाँ लगातार चल रहा है। राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर राहुल गांधी हैं। ये हमें बताया गया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि जब तक हार्ड कॉपी उस एफआईआर की साहिल के हाथ में नहीं दे दी जाती है या साहिल के वकील के हाथ में नहीं दे दी जाती है, तब तक दरवाजा खुलेगा नहीं, राहुल गांधी बाहर आएंगे नहीं। तो जब तक हार्ड कॉपी उस एफआईआर की हैंडओवर नहीं होगी एडवोकेट को, तब तक आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर राहुल गांधी और स्ट्रीट थाने के बाहर ये प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। बाहर बहुत सारी बैरिकेडिंग दोनों तरफ की गई है ताकि ज्यादा संख्या में यहाँ लोग ना पहुंचे, क्योंकि ये शाम का समय भी अशोका रोड का पूरा जंक्शन आपको पता है अंजना की कितना इस वक्त जाम रहता है और उसके लिहाज से भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है। बसें सुबह से जरूर खड़ी है डिटेंशन की अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन अभी तक पुलिस ने अनाउंसमेंट किया है सड़क को खाली करने के लिए, लेकिन डिटेन करने को लेकर कोई एक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में जब वो हार्ड कॉपी हैंड ओवर हो जाएगी तो राहुल गांधी बाहर आएंगे और प्रदर्शनकारियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी वहां से बता रहे थे। अभी हार्ड कॉपी आने के बाद शायद राहुल गांधी वहां से निकले। लेकिन सुधांशु जी, अब ये जो एक वक्त पर छवि थी आपकी सरकार की, बोला जाता था हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, कहा जाता था कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, अब विपक्ष को ये समझ में आ रहा है कि वो आप पर दबाव बनाएंगे और उस दबाव में आपको उनकी बात माननी पड़ेगी और उसमें उनको सफलता मिल रही है। मैं क्या गलत कह रही हूं? विपक्ष को जो सफलता मिल रही, मैं उसको बताना चाहता हूं, दर्शकों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। विपक्ष के अंदर एक छटपटाहट, आप उदाहरण देखिए, जो लोग कहते हैं एंटी बीजेपी का माहौल, तो बताइए तमिलनाडु में तो टीवी के आ गई, कांग्रेस को तो किसी ने नहीं पूछा। आइए, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और बिहार में प्रशांत किशोर। इसका मतलब जिसको आप सो कॉल्ड एंटी बीजेपी सेंटीमेंट कह रहे हैं, उन लोगों का आज के विपक्ष पर कोई भरोसा नहीं है
इसीलिए इनको कहीं सफलता नहीं मिल रही है, उस छटपटाहट के चलते हुए आ रहे हैं। और ये जो स्वांग रचाते हैं उसका प्रमाण, चलिए रांची में नहीं गए, वो तो सबको पता है कि रांची के छात्रों की गूंज के लिए राहुल गांधी जी के कान में तेल आ जाता है। मगर ये बताइए, पंजाब में तो आपकी सरकार नहीं, अब तो आपसे आपका यानी आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है, और पंजाब तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि पेपर लीक हुआ था, और पंजाब सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला। अरे साहब, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद एक शब्द नहीं, चंडीगढ़ में जा नहीं रही है, और आकर यहां फुटेज खा रहे हैं। और मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, 24x7 वाले न्यूज चैनल नहीं होते तो राहुल गांधी जी आके नहीं बैठे होते, क्योंकि उनको फिर मैं कह रहा हूं फुटेज खाना था ताकि केरल की कवरेज को दबाया जा सके। और एक और संभावना हो सकती है, आने वाले एक आध हफ्ते में वो विदेश जाने वाले हों, तो उससे पहले अपना जितना होमवर्क है सब कर लो, ताकि सब इतना इतना दिख जाए, कोई फर्क ना पड़े इसलिए। और मैं एक टेक्निकल बात भी कहता हूं, उन्होंने कहा पैलेट गन, हमारे भाई अभय दुबे जी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं 200 छर्रे लगे। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, पैलेट गन अगर चलाई जाती है तो ये छितरा के जाती है। जब छितरा के जाती है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं लगती है, वो दर्जनों लोगों को लगेगी। अगर 2-4 फायर भी होंगे तो कम से कम 25, 30, 40 लोगों को लगेगी। ये कहना कि एक ही व्यक्ति को लगी है जांच का विषय है। उस बच्चे के साथ हमारा नहीं, हम वही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। इसीलिए अब मैं एक बात ये जानते कैसा है, कहे कि वाटर कैनन चली, एक ही व्यक्ति भीगा, ना अगल वाला भीगा न बगल वाला भीगा, ये बात किसी, हाँ मगर ये वैसे ही व्यक्ति को समझ में आ सकती है जिसकी बुद्धि ऐसी हो, जिसको दिमागी नक्सल कहते हैं, उसे समझ में आ सकता है कि वाटर कैनन चली, एक ही व्यक्ति भीगा, और पैलेट गन के छर्रे छितरा के गए, एक ही 2 व्यक्ति को लगे, बाकी किसी को तो लगे ही नहीं। इसीलिए ये जांच का विषय, और ये गंभीर बात हो सकती है कि वो किन परिस्थितियों में कैसे लगी, वो पैलेट गन ही थी। परंतु ये कहना कि सरकार ने चलाई, ये इलॉजिकल है, क्योंकि अगर 4 पैलेट गन भी चलेंगी तो 40-50 से कम लोगों के हाथ पांव में कहीं ना कहीं लगेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल 2 या 1 लोगों के लगे। जवाब दीजिए इसका अभय जी। यही तो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आज मुझे गर्व है मेरे नेता पर, जननायक राहुल गांधी जी ने दूसरी बार सरकार को इस कम समय में परास्त किया, और उनके साथ उनका जो साहस है वो जेनजी है। दृढ़ता से जेनजी सड़कों पर आया और बाध्य कर दिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को। इसके बाद प्रधानमंत्री की बारी है, करनी पड़ी ना एफआईआर। अरे यही तो राहुल गांधी कह रहे थे जो आप बात कह रहे हैं, कि अगर आप कह रहे हैं किसी ने नहीं चलाई, तो सफदरजंग हॉस्पिटल की जो एमएलसी है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कितनी पैलेट गन्स लगी, बाकायदा डायग्राम बनाकर बताया है। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट तो हमने शख्स की हमने भी दिखाई चलाई, और मैं हमने भी दिखाई है। एक बार पवन खेड़ा अपनी पार्टी की तरफ से क्या आरोप लगा रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, okay. 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, okay. तो ये अंदर की तस्वीरें थी जब राहुल गांधी को आप देख रहे थे कि वो वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उनसे कह रहे थे कि भाई हम 30 दिन भी बैठेंगे, जितने दिन भी बैठना होगा बैठेंगे। अभय जी जल्दी से छोटा कमेंट, फिर मैं सुधांशु जी। पूरे देश के लोगों देखो, नेता प्रतिपक्ष का साहस, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दबाव में आदेश के बाद भी दिल्ली की पुलिस को झुकना पड़ा और एफआईआर करनी पड़ी। नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गृह मंत्री की एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ है पाप पर से पर्दा उठना। ये तो कह रहे ना थे करने सर्वोच्च अदालत है जी, ना करने का ऑर्डर ऊपर से आया होगा तो वो भी तो आया ही होगा ना कि भाई कर लो एफआईआर। राहुल गांधी जी ने चेतावनी दे दी, 6 महीने नहीं उठूंगा, और 6 महीने राहुल गांधी के नहीं उठने का अर्थ है करोड़ों देश के लोग वापिस वहां पर इकट्ठा हो जाते। ये भय अब सताने लगा है, ये भय अच्छा है। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे सर्वोच्च अदालत की कमेटी बनी, सर्वोच्च अदालत कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। सर्वोच्च अदालत को तो जो आप जांच करोगे उसी पर भरोसा करना पड़ेगा। तो आप अगर सर्वोच्च अदालत की आंखों में धूल झोंकोगे तो वो क्या निर्णय ले पाएगी। इसलिए सड़कों से सदन तक मुझे गर्व है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जब बोले सुधांशु जी कि अब तो मैं यहीं बैठूंगा चाहे 30 दिन हो, जितने दिन हो, उसके बाद दबाव में आकर देखिए एफआईआर तो करनी पड़ी ना। देखिए, इसी को दिमागी नक्सल कहें या दिमागी राहुल कहें,
जो ये कहने की कोशिश करे कि सर्वोच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में कोई जांच चल रही है तो उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ कर ही नहीं सकता। ये समझने की जरूरत है। अभी विद्वान प्रवक्ता महोदय क्या बोले, और देखिए राहुल गांधी जी कैसे बैठे हुए थे। अभय जी, आपने वो फोटो देखी, क्या जलवाए जलाल से यूं टांग आगे करके बैठे थे। अब बगल की दोनों सीटें खाली थी ना, 73 साल के सलमान खुर्शीद पीछे खड़े थे। केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा, जो उनके स्वर्गीय पिताजी के जमाने से काम करते थे, राहुल गांधी जी इतने इतने रहे होंगे, वो खड़े हुए थे। अधीर रंजन चौधरी, जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, वो खड़े थे। कुमारी सैलजा, वो भी 63 साल की वो खड़ी थी। इस 56 साल के पक्की दाढ़ी वाले, सत्ता के लोभ में लटके हुए नौजवान ने भटके हुए नौजवानों के ऊपर सियासत करने के लिए किसी से नहीं कहा कि तुम आके बैठ जाओ। अरे तुम्हें भी खड़े रहना चाहिए था। और इसमें से जेन जी कौन है? यही है। इसीलिए बच्चे भी बड़ों से सीख कर यह चीजें सीखते हैं। जब इस ढंग की बदतमीजियां नेतृत्व करेगा तो फिर आगे जाके देश का क्या हश्र होगा, ये बात समझ में आती है। और दूसरी बात, सही बात है भाई, वो बहुत ही अजीब खप्तुल हवास टाइप के आदमी हैं। वो प्रधानमंत्री आवास के पास जाके लौट सकते हैं, वो कोई भी हरकत कर सकते हैं, वो आके बैठ सकते हैं। ठीक है भाई, सही बात है। वो तो पता नहीं बैठ जाएंगे और उसके बाद वो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, बचे जितनी देर तक उनका तय होगा, ऊपर से जितनी चाबी भरी गई होगी उधर से कि उतनी देर तक बैठना है। तो हो सकता है शाम तक इसलिए बैठना हो कि जब वहां पर सुबेरा हो तो उनको दिखाई पड़ जाए टीवी पर कि बैठा हुआ है कोई, विदेश में बैठे, हो सकता है बहुत सारे ओवरसीज कांग्रेस वाले लोग हों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, साफ दिखाई पड़ रहा है मेरे इंडी अलायंस वाले का कोई जवाब नहीं, और अपने पार्टी के नेताओं के साथ क्या बिहेवियर किया है वो दिखाई पड़ता है। और आप सोचिए, अंदर जाके पुलिस वालों से बेहुदगी के साथ लड़ रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी से क्या होता है। सोचिए, दर्शकों से कहता हूं, सोचिए, ऐसे दिमाग के लोग अगर ये कहते हैं कि ये देश चलाने का प्रयास करते हैं तो सोचिए देश कितने बड़े खतरे में। जवाब दीजिए। अंजना जी, सुधांशु जी 2 नाम भूल गए। इन्होंने कहा सलमान खुर्शीद खड़े थे, शैलजा जी खड़ी थी, अधीर रंजन चौधरी जी खड़े थे, 2 लोग और खड़े थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। दोनों लोग पूरे समय खड़े होकर टेलीविजन देख रहे थे। आज तक वो देख रहे थे कि कैसे कैसे दबा दिया जाए राहुल गांधी को। वो लोहा मान गए राहुल गांधी जी का, डर के मारे थर-थर कांप के खड़े थे और आखिरी में एफआईआर करनी पड़ी उनको। देखिए कौन बैठा है। आप कह रहे थे राहुल गांधी के पास कौन बैठा है? वो जो न्याय की गुहार लगा रहा है साहिल, वो बैठा है। उसकी मां बैठी है हृदय में वेदना लेकर, पीड़ा लेकर कि एक नौजवान बच्चा मेरा जो जीवन भर तक एक आंख से नहीं देख पाएगा। इस सत्ता की सरपरस्ती ने उसको पैलेट गन का अंधियार जीवन भर के लिए भर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, घर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर देखना कि क्या पाप उनकी सत्ता की सरपरस्ती में किया है। वो तो हृदय में पीड़ा लेकर, गुहार लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी न्याय कर दीजिए। हमारे और भारत के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी ये लड़ाई इसीलिए लड़ रहा है। आपने जिक्र किया झारखंड का। झारखंड में राहुल गांधी जी ने कहा मुख्यमंत्री जी को और निर्णय भी हो गया, लेकिन झारखंड की पीड़ा जानते हैं असली क्या है? आपकी सीबीआई आपके पाप पर पर्दा डालकर बैठी है वहां पर। बाबूलाल मरांडी के समय झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का इतना जघन्य पाप और अपराध हुआ है, उसका उस घोटाले की जब सीबीआई को जांच सौंपी हमने 13-14 में, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए उस निर्णय का? तो आपकी सत्ता की सरपरस्ती में जब हो तब तो सब ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन का आरोपी अपराधी एजुटेस्ट कंपनी का मालिक विनीत आर्य, गुजरात का आदमी, बिहार की जेल से छूटा क्योंकि पेपर घोटाले का आरोपी था। उसको उत्तर प्रदेश में ठेका दे दिया आपने, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी लिस्ट जारी करो। और कब कहा ये दिसंबर 2025 की रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री कमेटी की। उन्होंने कहा कि अपना एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट मत दीजिए सिर्फ एनटीए, आप पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दीजिए ताकि पार्लियामेंट में उसकी जांच हो पाए। आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी। जितनी सिफारिशें उस कमेटी की थी एक नहीं मानी, तो बच्चों को न्याय मिलेगा कैसे? राहुल गांधी जी शोक से सड़कों पर नहीं आए, वेदना और हृदय में पीड़ा है। और ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। आप साहस देखिए मेरे नेता का, आप देखिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति छात्रों के लिए लड़ने की, कि उन्होंने कहा जितने समय तक तुम एफआईआर नहीं करोगे। अभी तक तो कह रहे थे कि एफआईआर कैसे करें, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट की जांच कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो गई। पहले इनके नेता कह रहे थे पहले ही एफआईआर हो गई। अरे साहब, स्पेसिफिक एफआईआर
उसको पैलेट गन लगी है, और भी लोग छात्रों को लगी होगी, वो भी सामने आएंगे। बहुत सारे छात्र पीड़ित हैं, घायल हैं। AK-47 तक चला दिया आपने। ठीक है, कैसी सरकार है ये? अपने छात्रों को जवाब आतंकवादी दीजिए। और देखिए, 30 छात्रों के मुद्दे पर सुधांशु जी, क्या विपक्ष आपको पूरी तरह से हर राज्य में घेरने में कामयाब नहीं हो रहा है? नहीं, 30 और ये कंपनियां ठीक है, बुलाई। इन्होंने पश्चिम बंगाल जवाब से दीजिए। 30 सेना की कंपनियां एयरलिफ्ट करके अरे बनाई, लाठियां आप तो जानते हैं। चली थी झारखंड में भी, लेकिन आपके मुंह से नहीं निकलेगा। नहीं, अंजना जी, जैसे इनके मुंह से एयरलिफ्ट जंतर करके मंतर नहीं कंपनियां निकलेगा। जैसे आतंकवादी अरे छोड़िए हमारे सर, साथ। लाइट ऑफ कर करके विधानसभा के बाहर स्टेडियम में लाइट काट दी चलो, बच्चों की। देखिए, अगर ये जंतर मंतर नहीं, पे होता तो आज नहीं, आसमान। राहुल क्या गांधी बात जी ने कर कहा रहे हैं सर? एक लाठी भी क्या बात? चलाओगे तो मैं आलोचना बोलने से करूंगा, क्या होता है? छात्रों के मारी साथ खड़े लाठी, रहूंगा। मारी लाठी। राहुल गांधी जी झारखंड के कांग्रेस बच्चों पर पार्टी कोई नहीं प्रतिबद्ध- बोलेगा, न देखिए, रील बनाएगा। ये राजनीतिक ना। बात नहीं है। हाँ, राजनीतिक ये नहीं है। राजनीतिक तरीके से Don't do दिखा this, sir. उन्होंने और निर्णय कराया। अबे जी, आप don't do जानते हैं this. झारखंड में निर्णय राहुल गांधी जी ने कराया, लेकिन मुख्यमंत्री लाठी जी से बात चली, करके। बच्चों को मारा नहीं गया, चलनी चाहिए, मैं स्वीकार मारा करता गया हूं। बच्चों मैं को। स्वीकार करता तो हूं। जब बच्चों के मारने की बात करते हैं तो फिर बिल्कुल, हम खड़े झारखंड की रहेंगे भी साथ बात में, कीजिए। कोई सी भी नहीं, सरकार। बोलिए झारखंड का नाम, बोलिए बोलिए रांची में मारा। राहुल गांधी ने नाम लिया, वो रांची में मारा ने बोलिए ना अपने से। प्रधानमंत्री जी ने तो शब्द तक नहीं बोले। आप मुझे चलिए, बताइए, सुधांशु 4 जी, कदम लेकिन हम बढ़ा विपक्ष रहे ने हैं। आपको घेर दिया है। लगभग नहीं, हर मैं राज्य में अभी- स्टूडेंट्स के मुद्दे पर राहुल गांधी यहाँ घेर रहे हैं। अब मैं उसका कामयाब भी हो जवाब रहे हैं। देता हूं, पहले ये बोल दूं। देखिए, जंतर मंतर के ऊपर अंजना जी आपके और तमाम चैनलों में खूब डिबेट हुई और हम लोगों से भी बहुत क्रॉस क्वेश्चन किए गए। ठीक है, रांची पर भी डिबेट हुई, पर सारे दर्शकों से कहता हूं कान खोल के सुनिए, जो दोनों पे डिबेट करे वो तो गोदी मीडिया है, और इनके जो यूट्यूबर स्वतंत्र मीडिया है, एक रिपोर्टिंग नहीं रांची के ऊपर। चुप। राम मंदिर के ऊपर आप लोगों और आपके चैनलों ने भी खूब हमसे सवाल किया, 6 गज की जवानों के साथ उन यूट्यूबर्स ने किया। वक्फ बोर्ड पे चुप। चंदा चोरी पे। अब सुनिए, बोल तो रहा हूं, वक्फ बोर्ड पे चंदा चुप। चोरी पे ना? हाँ, हाँ। राम मंदिर के विषय नहीं, वो पे। ठीक और है। सुनो भाई, अब दूसरी बात और सुनो, मणिपुर के ऊपर खूब हम लोगों की ग्रिलिंग हुई, मगर जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे मणिपुर पे, संदेश खाली पे चुप। ये है इनका डरो मत। ऐसे डरा के रखा हुआ अपने लोगों को, या कहूं पेरोल पे रखा हुआ है कि वो ये कहेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है, और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से उनकी टीम मेरे टच में थी, और लगातार ये भी हर दूसरे कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे, और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था। मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी FIR नहीं लिखी जा रही, तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी FIR करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी, और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था, उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ, और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आप ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष? जीत न्याय की हुई है। ये FIR न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 चढ़ रहे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया, और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ न देते थे। 14 अगस्त से मैं FIR के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी FIR ली गई। उम्मीद थी आपकी FIR रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी LOP आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी, हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होते तो हम आपको तो भगा ही देते। ये गई थी हमारे साथ, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच पे भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी FIR नहीं लिखी गई थी। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप समझा पाएंगे कि आपको देखिए, अभी तो जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है,
ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके इसका जो भाई ले लीजिए। सबसे पहले आपने साहिल को सुना जो ये कह रहे थे कि इंसाफ के लिए वो लंबे वक्त से चक्कर काट रहे थे और उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। LOP के पास गए और फिर राहुल गांधी ने उनकी मदद की और आखिरकार ये FIR दर्ज हुई है। और उनका कहना था कि सुधांशु जी, LOP को भी 8 घंटे बैठना पड़ा तब FIR हुई। क्या ये सेटबैक आफ्टर सेटबैक नहीं है? बताना चाह रहा हूं। देखिए, पहली बात जो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जो मैं कह रहा था, सो कॉल्ड मीडिया अब पता नहीं इनके इशारे पे चलता है, पैरोल पे चलता है, प्रेरित होकर चलता है। जैसा कांग्रेस कहती उठ जा उठ गई, बैठ जा बैठ गई, दाएं मुड़ जा दाएं मुड़ गई। अब आता हूं इस विषय के ऊपर। देखिए, अब इन्होंने क्या कहा कि जब अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR है, तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कहूंगा कि अब अज्ञात लोगों में से किसने उस बच्चे के ऊपर को जो चोट लगी, साहिल को, वो कैसे लगी है, कैसे आइडेंटिफाई होगा? आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में फेशियल रिकॉग्निशन से भाई भीड़ में देखा जाएगा कि वह लड़का कहां खड़ा था, उसके इर्द गिर्द कौन कौन लोग खड़े थे, और अगर वहां कोई गतिविधि हुई तो किसकी हुई। और यही लोग जाकर पिटीशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि फेशियल रिकॉग्निशन नहीं पता लगना चाहिए। यह ज्ञात को अज्ञात रखने के लिए कौन षड्यंत्र कर रहा है? इनके खुद वो कौन है कि रहीम जो है वो कर्नाटक के राज्यसभा सांसद, वो भी पिटीशनर हैं कांग्रेस के। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं इसको, षड्यंत्र को समझिए। और रही बात इसकी कि राहुल गांधी जी के लिए कई बार होता है भाई, बाल हट के आगे कई बार झुकना पड़ता है। अब कोई आके, अब सोचिए जैसे सड़क पर लोटपोट हो रहे थे, क्या तो बचपन में कोई बालक ही होता है, मेरी बात नहीं पूरी हुई, मैं नहीं आ पाया प्रधानमंत्री आवास में, सड़क पर लोटपोट होऊंगा। अगर मैं यहां आ गया, और फिर मैं कह रहा हूं पुनः, अभय जी ये जो दृश्य दिख रहा है ना, इस सारा प्रपंच किस लिए किया जा रहा है? इनका छात्र हितों से कोई लेना देना नहीं है। यह है कि पहले परिवार पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए। पहले संसद में पहुंची माताजी, फिर पहुंच गए भैया जी, फिर पहुंच गए अंकल KL शर्मा जी, और फिर पहुंच गई बहन जी। मोहरा बनेगा जेन जी, और बाकी सब पीछे खड़े रहेंगे जी। ये हकीकत है। ठीक है। सब जाकर अंदर बैठ गए, अपनी सत्ता बनी रहे परिवार की, परिवार का एक एक सदस्य और एक एक विश्वस्त सब आकर बैठ जाए, भैया जी से लेके बहन जी तक, और जेन जी को मोहरा बनाकर पूरे देश में एक
विप्लवकारी अराजक वातावरण बनाने का जिसकी प्रेरणा से चल रहा है दर्शक समझ सकते हैं। ये राजनीतिक आरोप है, लेकिन राहुल जी पहुंच गए साहिल जी के साथ और वहां पर अब एफआईआर हो गई है। जल्दी से दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल गौतम और अमित भारद्वाज। अमित, जल्दी से एक रिएक्शन वहां से, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी जीत बता रही है और एफआईआर की कॉपी भी आ गई है आज तक के पास। हम ये एफआईआर आपको दिखा रहे हैं जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और लगभग 8 घंटे राहुल गांधी साहिल के साथ वहां पर मौजूद रहे और उसके बाद ये जाकर एफआईआर दर्ज हुई है मंदिर मार्ग थाने में। एफआईआर की कॉपी सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अमित। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आखिरकार मानना पड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मंदिर मार्ग थाने में, देश की राजधानी में, सबसे सेंट्रल इलाके में एक एफआईआर दर्ज कराने में इतनी दिक्कत होती है तो बाकी भारत में क्या होगा। अमित, बिल्कुल अंजना, देखिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस मामले को अपनी बड़ी जीत बताने की कोशिश करेगी। मैं इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर हूं, दरवाजा खुल चुका है, राहुल गांधी अंदर है, एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर की कॉपी हैंडओवर कर दी गई है और उत्साह इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि जब ये सुबह आए थे तब इन्हें स्पष्ट नहीं था कि क्या ये एफआईआर दर्ज हो पाएगी या नहीं। और लंबे लगभग 8 घंटे तक नेता प्रतिपक्ष जब यहाँ खड़े रहे साहिल के साथ, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। एनएसयूआई के भी छात्र हैं जो बिल्कुल दरवाजों पे चढ़ के चारों तरफ लगातार नारे लगा रहे थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सब के अंदर उत्साह इस वक्त भरा हुआ है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और राहुल गांधी किसी भी टाइम अब सचिन के साथ बाहर आते हुए आपको दिखाई देंगे। मौजूद आप देखिए कि कार्यकर्ता कितने सांसद यहाँ पहुंचे हुए थे उनके अपने नेता के समर्थन में और ये और निश्चित रूप से नैरेटिव वॉर में कांग्रेस पार्टी इसको प्ले आउट करेगी कि उनके लिए जीत है, क्योंकि पहले प्रत्याशित रूप से 3 घंटे का धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री के घर के बाहर और देखिए हलचल शुरू हो गई है अंजना। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अब बाहर आ रहे हैं साहिल को लेकर और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कॉपी हमारे पास है जिसको रजिस्टर किया गया। तो आज की तारीख में एफआईआर दर्ज हुई है और बाहर नारे लग रहे हैं राहुल गांधी के। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त नारे लगा रहे हैं और वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद है। साहिल को आप देख ही रहे थे, जिनके को पैलेट गन की चोटों के इस पूरे मामले में वहां पर आखिरकार मंदिर मार्ग थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।